नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत लखनऊ से आई खबर के साथ। यहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से जलने लगा। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू तो पाया, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि ओवरलोड होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से जलने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये लखनऊ से आई तस्वीरें हैं, जहां अचानक से ये पूरा ट्रांसफार्मर किस तरीके से आग के हवाले हो जाता है और धुआं ही धुआं। यहां पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, मौके पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस तरीके से आग लगने की वजह जो बताई जा रही है, इस ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा था, हीट कर गया और इसके बाद से ये तस्वीरें हमारे सामने आई। हालांकि गनीमत यह है कि कोई इसके चपेट में नहीं आया, वक्त रहते इसे बुझा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि आसपास आबादी वाला क्षेत्र है, लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब आग लगी तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी हो गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां मरीज की मौत पर हंगामा हुआ है। तोड़ फोड़ की भी खबर मिल रही है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मौत के बाद हंगामा और बवाल की स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि मरीज के मौत के बाद जो तीमारदार थे, उन्होंने अस्पताल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नर्स ड्यूटी वार्ड में मृतक के परिजनों ने ये तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस को तैनात किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा वाकया है, जहां मरीज की मौत के बाद जो परिजन हैं, उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि मरीज की ठीक से देखभाल नहीं की गई, इलाज में लापरवाही बरती गई और इसी वजह से उनके अपने ने दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। इसे शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन अभियान से बड़ी खबर में निकल के आ रही है। 10 मई से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। नगर निगम वाले ये 11 जिले होंगे जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत के आदेश हैं। अभी तक सिर्फ 7 जिलों में ही 18+ वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 7 जिलों में ही ये वैक्सीनेशन होता, जितना हम देख रहे थे। इस कड़ी में बड़ी अपडेट ये है कि 11 और जिलों को इसमें ऐड किया गया है इस लिस्ट में, जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। ये आदेश हो चुके हैं। तो सोमवार से 18+ के लिए वैक्सीनेशन के लिए और भी जिलों को सिलेक्ट किया गया है। टीकाकरण का अभियान 11 और जिलों में शुरू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अभी तक सिर्फ 7 महानगरों में ये अभियान चल रहा था। 7 जिलों में अब तक 85,566 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए सीएम ने अब 11 और नगर निगम वाले जिलों को इस अभियान से जोड़ने के आदेश दिए हैं। अब प्रदेश में कुल 1,34,30,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं और इसी क्रम में इसे एक्सपेंड किया गया है। 11 और जिलों को चुना गया है, नगर निगम वाले, जहां पर ये वैक्सीनेशन 10 मई से शुरू हो जाएगी। तो 18+ लोगों को टीकाकरण के क्रम में जोड़ने का ये बड़ा फैसला है, जहां तक अभी सिर्फ 7 जिलों में ये वैक्सीनेशन हो रहा था, जहां पर 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। उनकी संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसी जगहों पर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत पहले चरण में की गई 1 मई के बाद, और रजिस्ट्रेशन का वही सारा जो सेट है, फॉर्मेट है, उसी के हिसाब से ही इन आने वाले 11 जिलों में भी वैक्सीनेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। वो तमाम लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको 10 मई से वैक्सीनेट किया जाएगा। और कौन से वो 11 जिले होंगे, ये नाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि जहां 7 जिलों में सिर्फ वैक्सीनेशन चल रहा था, उसे अब बढ़ाकर 11 जिलों में कर दिया गया है।
वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। 11 और नगर निगम वाले जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें, ताकि तेजी से वैक्सीन लगाई जा सके 18+ लोगों को भी। अभी तक 1 मई से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, जहां 18 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका लगाना था, लेकिन शुरू में सिर्फ 7 जिलों तक ही सीमित था ये वैक्सीनेशन। अब 11 और जिलों में फैलेगा। यूपी के सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे, ये बड़ी खबर है। लखनऊ सीएसआर फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की ये योजना है। पहले चरण में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ताइवान, साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया है ये प्लांट। चीनी मिलों में भी ऑक्सीजन जनरेशन को लेकर तैयारी की जा रही है। तो 75 जिलों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, वो आत्मनिर्भर हो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। इसके लिए हर जिले में अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की ये योजना है और उनकी अपनी क्षमता रहेगी। आबकारी गन्ना विभाग से जुड़े कई कंपनियों और इसके अलावा सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो फंड आता है उसको भी जोड़ा जाएगा। इस क्रम में सैमसंग का नाम भी बहुत आगे आया था, जिसने खुद आगे बढ़कर मदद करने की बात कही थी और अब इसी क्रम में इन सभी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी की जानकारी अनुभव से। अनुभव बताइए, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा, कौन कौन फंड करेगा? देखिए, ये बड़ी पहल है, खासतौर से आबकारी विभाग ने ये पहल की है। इसके जो अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी, उन्होंने कंपनियों से बात की, खासतौर से जो चीनी मिले हैं, जो बड़े उत्पादक हैं, उनसे ये बात की और फिर ये तय हुआ कि प्रदेश के 75 जिलों में सीएसआर फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। इसका सीधा फायदा वहाँ पर सीएससी को मिलेगा, यानी 30 बेड से लेकर 50 बेड जिस सीएससी में है वहाँ पर ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेगा और वो ऑक्सीजन वहाँ सीएससी में, उस अस्पताल में सप्लाई होगी। यानी कहीं न कहीं एक बड़ी पहल की है और इसमें सारी जो चीजें, देखिए ताइवान से कुछ, साउथ कोरिया से कुछ, ताइवान से मशीनें भी इम्पोर्ट की गई हैं और कोशिश ये है कि पहले इस चरण में 6 प्लांट लगा दिया जाए और इसको 15 से 20 दिनों के भीतर वहाँ पर जो ऑक्सीजन जनरेशन का काम है वो भी शुरू कर दिया जाए। इसमें केवल 2 चीजें सरकार को करनी है, एक तो निर्बाध रूप से वहाँ पर बिजली की सप्लाई करनी है और दूसरा वहाँ पर जो मैन पावर लगेगा वो काम सरकार की तरफ से होगा। बाकी सारा कुछ जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी कंपनी इसको टेक ओवर करेगी वो सारा इसका खर्च उठाएगी। तो एक बड़ी पहल हुई है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही, लोगों को ये पता चल रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन और जिसके लिए शायद पहले ध्यान नहीं दिया। बहुत अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट हैं बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। तो अब जब संकट का समय आया तब सबको याद आ रहा है कि इस तरह से प्लांट लगाया जा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि सीएसआर के तहत कौन कौन सी कंपनियां आगे आती हैं, मुश्किल वक्त में सरकार का साथ देती हैं, ये बेहद अहम होगा और कितने जल्दी से जमीनी स्तर पर ऑपरेट किया जाएगा, इस पर नजर रहेगी। बहरहाल अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर है, जहां सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री का निधन हुआ है। कोरोना से पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन हुआ है। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने अंतिम सांस ली है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने निधन पर शोक जताया है। सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री का कोरोना से निधन हुआ है। पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन कोरोना से। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता और निधन से अत्यंत दुखद और दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के लिए प्रार्थना, दिवंगत आत्मा के लिए शांति। इसके अलावा शिवपाल यादव ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं ट्वीट करके। पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह पंडित जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के लिए, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में ये सहने की शक्ति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि।
और कोरोना की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसद ने चिट्ठी लिखी है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को और तैयारियों के लिए कहा है। सत्यदेव पचौरी ने तीसरी लहर से तैयार रहने के लिए कहा है। सीएम ने डिप्टी सीएम से अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश देने को कहा है। बस्ती के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया का पत्र लिखा है। उन्होंने बस्ती के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है। हरीश द्विवेदी ने अपने पत्र में लिखा है कि बस्ती में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज में कारगर हो, इसे देखते हुए इसकी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। और उधर यूपी के ताजा हालातों और तैयारियों पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की। इस दौरान जयप्रताप सिंह ने बताया कि ये दूसरी लहर बेहद घातक है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है और जो अभी तक पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या थी उसमें कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतें हैं अब वो संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और आखिर सरकार की क्या तैयारी है, क्या लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी है या फिर दवाइयों की कमी, इस वजह से तो कहीं मौतें नहीं हो रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, हमने देखा एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन डेथ्स काफ़ी ज़्यादा अब हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे क्या वजह है? एक तो इतने बड़ी संख्या में मरीजों का आना, दूसरा वायरस में लगातार म्यूटेशन होना। जिस तरह से केसेस हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं कि व्यक्ति अपना नेगेटिव टेस्टिंग करा रहा है, चाहे वो एंटीजन हो चाहे वो आरटीपीसीआर टोटली नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद में 10 दिन के बाद में संक्रमण होता है, जब तक अस्पताल पहुँचता है जब तक काफ़ी देर हो जाता है, ऑक्सीजन की कहीं कमी हो जाती है या घर पर कोशिश करता है। तो इस तरह के केसेस अब बदल के आ रहे हैं। यहाँ तक हम आपको बता सकते हैं कि जो महीना भर कोरोना पहले हुआ था उसके बाद में वो संक्रमण होकर दिखा रहा है, उसके बाद भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। तो जिस तरह से ये वायरस बदलते जा रहा है, इसका रूप, इसमें और एक परेशानी हो रही है इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट के आधार पर हम उनको 5 दिन का दवाई, 7 दिन का दवाई और आवश्यकता अनुसार वो जो दवाइयाँ इंजेक्शन रिकमेंड हुए वो इंजेक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा मरीज को स्वस्थ करने के लिए प्रारंभ से लेके वेंटिलेटर तक जब तक पहुंचता है उसका पूरी दवाई और पूरा उपचार उसका हम लोग प्रयास करते करने के लिए। फिर भी उसका देहांत हो जाता है तो एक एक चीज़ पर हम इसका डेथ ऑडिट भी करते हैं। एक एक जो मृत्यु होता है उसका मुख्यमंत्री के आदेश पर हम डेथ ऑडिट करते हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, ईपी गंगा, लखनऊ। भदोही के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची। ये ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए मंगवाई गई है। ये ऑक्सीजन भदोही समेत पूर्वांचल के दूसरे जिलों में सप्लाई होनी है। बढ़ती खपत को देखते हुए कोविड मरीजों के लिए ये राहत की खबर है। 40 टन हमारा जो ऑक्सीजन अभी लिंडे से आया है, इसमें हम एक तो नया हॉस्पिटल हमारा बन रहा है उस DRDO में, उसमें करीब 350 बेड हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो 10 टन हम उसमें इसको अनलोड करेंगे। उसके अलावा जो 30 टन बचेगा उस हमारी जो इंडस्ट्री है जहाँ रिफिलिंग होती है, उसमें काव्या गैस इंडस्ट्रीज़ है मिर्ज़ापुर में, 10 टन हम उसको देंगे। प्लस बाकी जो हमारा बचेगा वो हम मेडिटेक एंड अन्नपूर्णा, 2 इंडस्ट्रीज़ जो हमारी वाराणसी में है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं तो मुनाफाखोर आपदा में अवसर से नहीं बाज आ रहे हैं। 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की है। जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर है। बेड, ऑक्सीजन, स्ट्रेचर, हर चीज के लिए हाहाकार। यहां महिला पत्रकार के पति की मौत हो गई। इलाज के लिए आई बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला। बेटा अपनी मां को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल में वहां बेड ही नहीं है तो महिला को फर्श पे लेटाना पड़ा। बुजुर्ग पानी के लिए तड़पती रही, लेकिन फिर भी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो उधर हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज का शर्मनाक कारनामा आया। डॉक्टरों ने बिल नहीं भरने पर शव देने से इनकार कर दिया। हालांकि डीएम एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद 35,000 देने के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंपा गया। आपको बता दें, कोविड संक्रमित युवक की 4 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई। मुनाफाखोरी की तस्वीर अलीगढ़ से भी है। ऑक्सीजन प्लांट से प्रशासन ने जिन लोगों को ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी दी, वही कालाबाजारी में जुट गए।
मामला तब खुला जब प्लांट के मालिक ने थाना जावा में जाकर ऐसे लोगों की तहरीर दी। आरोप है कि कालाबाजारी करके अलीगढ़ के अधिकारियों का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था, तभी वो ऐसा कर पाते थे। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत करने और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मामले में प्रभारी डीएम ने एसडीएम कोल को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 3 दिन के अंदर इस जांच को पूरी कीजिए। वहीं कानपुर में कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते मुनाफाखोरों पर पुलिस की लगातार नजर है। शहर के रेल बाजार क्षेत्र से पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 35 से 40 हजार में बेचा करते थे। मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मिलकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये गोरख धंधा कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जाल बिछाया, रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपए बरामद किए। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया ये लोग उपकरणों, दवाओं की कमी बताकर 10 गुने दाम वसूला करते थे। अब इसमें शामिल मेडिकल स्टोर संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम ने एडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। अब होम आइसोलेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी जिन्हें वास्तव में जरूरत है। मगर डीएम के आदेश के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले लोग मनमाने रेट वसूल रहे हैं। और रियलिटी चेक में यह भी सामने आया कि सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए है, उसे 3,500 रुपए में बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों की सख्ती का कितना असर हमारे आपके सामने है। अलीगढ़ मंडल से और अलीगढ़ ज़िले से और आगरा ज़िले से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा करके सर्वप्रथम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सुनिश्चित की गई। उसके बाद जो बचे हुए सिलेंडर थे उनमें जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में थे और दिखा रहे थे कि उनका SpO2 लेवल काफ़ी कम है, उनके परिजनों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्नाव में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है, मगर कोविड कर्फ्यू की वजह से दवाओं पर संकट है। लोगों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही। उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ठाकुरखेड़ा CHC समेत तमाम दूसरे इलाकों में दवाओं का संकट है। ग्रामीण इलाकों में दवाओं का संकट है और यहां कानपुर से दवाएं आती हैं जो ऑर्डर के कई दिनों बाद भी नहीं मिल पा रही हैं। लापरवाह सिर्फ सिस्टम ही नहीं है, आम लोग भी बेवजह खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अंदाजा लगाइए कि कैसे लॉकडाउन का मजाक बना दिया गया है। वाराणसी के पंचकोसी सब्जी मंडी में खचाखच भीड़ है। बेपरवाह कोरोना को दावत दे रहे हैं। बांदा लॉकडाउन का असर ही नहीं, सुबह शाम मंडी में लोगों की भीड़ लगती है। वहीं जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम है। फतेहपुर में चौक के व्यापारियों ने लॉकडाउन को मजाक बना दिया है। कोविड नियमों का कहीं कोई पालन नहीं करता है। जब मीडिया के कैमरे देखे तो दुकान के शटर को बंद करना शुरू कर दिया। पास में मौजूद पुलिसकर्मी आराम से बैठे हैं, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तब लापरवाही से संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में जिम्मेदार कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जब ऐसे बेपरवाह लोग नहीं मानते हैं तो बदायूं जैसी तस्वीर दिखती है, जहां एसएसपी संकल्प शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लॉकडाउन के हाल देखे और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 6 सड़कें पे देश में एक तरफ कोरोना महामारी से लोगों की जान पर बनी है तो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक वैक्सीन के जरिए कोरोना से बचाव में जुटे हैं। वहीं बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का वीडियो वायरल है। स्वयं जो है गोमूत्र के जरिए कोरोना नियंत्रण की बात कर रहे हैं। देखिए और सुनने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सवेरे रोज दातून करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में
संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नोएडा में ऑक्सीजन लंगर की सेवा शुरू की गई है। सेक्टर 37 के पास बोटानिकल गार्डन में मल्टी लेवल पार्किंग में ये ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू हुई है, जिसमें कोविड के मरीजों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के महाविद्यालय में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश, जहां उत्तराखंड के महाविद्यालय में ग्रीष्मकाल अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दिए हैं, जहां 15 जून तक सभी शासकीय महाविद्यालयों में छुट्टी के आदेश हैं। महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों सहित परिजनों को कोविड-19 से प्रभावित होते देखा गया, जिसके बाद विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये फैसले दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने 30 बेड के आईसीयू वाले इस अस्पताल का निरीक्षण किया। आईसीयू में 5 बाईपैप मशीनें भी लगी हैं। सीएम ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के लिए दूसरी सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए। पिछले 10-15 दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था और यहाँ की स्थिति से मैं अवगत हुआ। इसमें 500-450 ऐसे बेड की यहाँ बात की थी, 950 के लगभग। उस समय भी मुझे लगता है कि 70-75 यहाँ पे पेशेंट थे और हमने उसको बढ़ाने की बात की थी कि इसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड अधिक बढ़ जाएं, साथ में डॉक्टर और भी कर्मचारी जो हैं यहाँ बढ़ाने चाहिए। नैनीताल जिले में 10 मई तक कोविड कर्फ्यू है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 12 बजे तक ही खुली रहेंगी, ऐसे आदेश हैं। हल्द्वानी में कोविड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जबकि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग पहाड़ों से हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान उनका नाम, मोबाइल नंबर भी नोट कर रही है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने 10 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। इस समय हल्द्वानी के लालडाट चौराहे पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो अनावश्यक रूप से यहाँ पर घूम रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर पुलिस चालान कर रही है। जो लोग आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार पुलिस पूछ रही है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और उनका नाम, नंबर सब यहाँ पर रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर को नोट किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी को करते नज़र आ रहे हैं और लोग जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। इस समय जो यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोविड नियमों का पालन करा रहे हैं। सर, कोविड नियमों का किस तरह से आप पालन करा रहे हैं? जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई करते हैं आप? ये एसएसपी मैडम के आदेशानुसार लालडाट चौक पे बैरियर डाल के यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है और जो अनावश्यक बिना किसी कारण के घूम रहे हैं उनका कोविड के अनुसार चालान किया जा रहा है और उनके वाहन को सीज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। एबीपी गंगा भी आपसे अपील करता है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।